हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट, जहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो कौन किस टाइप से वो क्लीवेज हो सकता है। हमने दो टाइप्स देखे थे, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज, राइट। इसके बाद हमने बात की थी कि जो इंटरमीडिएट आपके बनते हैं, एक तो आपका था कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल। उनकी स्टेबिलिटी की हमने बात की थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने बात की थी, उनसे कैसे हम इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, बट जो एप्लीकेशंस थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसको हम इस वाले सेशन में कवर करेंगे अभी, है ना। तो बात करते हैं हम उन्हीं के बारे में कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, है ना, और जो एप्लीकेशंस थी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, वो कौन कौन सी थी, है ना। एक बार आपको भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में। तो हमने बॉन्ड क्लीवेज को समझा था, उसके बाद जब हमने बात देखी थी किसकी, अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट की, राइट। तो वहां पे हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। देन हमने बात की थी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स की। बॉन्ड लेंथ की भी हमने बात कर ली थी, लेकिन अपने बाकी की जो चार एप्लीकेशन है वो बची रह गई थी, तो उनको हम आज वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या होती है इनकी ये वाली एप्लीकेशंस, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप से यदि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो वो इन सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा, है ना। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बॉन्ड एनर्जी से, राइट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, बॉन्ड एनर्जी वाले पार्ट पर हम लोग चलते हैं। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ उसके बाद है, एक हाई देखो अपने पास बॉन्ड एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे हमें बात करनी है किसकी, बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। तो समझते हैं यहाँ पे, राइट। सबसे पहली बात आती है किसकी, बॉन्ड एनर्जी की। तो देखो, ओके राइट, अभी ऑल फाइन ना, राइट। देखो, तो बॉन्ड एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो होता क्या है बेसिकली, जैसे यदि हम आपको सिंपल सा एग्जांपल दें कि सपोज अपने पास है क्लोरोबेंजीन। तो एक जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसमें Cl लगा हुआ है। आपको पता है Cl के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, राइट। अब होना क्या है, देखो जब ये जो Cl के लोन पेयर्स हैं, जब ये रेजोनेंस में जाएंगे इस तरीके से, है ना, आपको हमने रेजोनेंस बनाना ऑलरेडी सिखाया हुआ है। आप सबसे बनने लगे होंगे, आई होप सो। नहीं आता है आप जाके एक बार वो वीडियो चेक कर सकते हो, आपसे बनने लगेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे, जब हमने इसका रेजोनेंस बनाया तो क्या आ जाएगा, Cl के यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, Cl ने लोन पेयर दिए तो प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। इस तरीके से आप बाकी के और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। टोटल कितने बनेंगे आपके, 5। तो यहाँ पे जो देखने वाली या ऑब्जर्व करने वाली बात है वो कौन सी है कि देखो, पहले ये जो बॉन्ड था वो था सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा था, यहाँ पे कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड था। अभी ये बॉन्ड कैसा हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो CCl बॉन्ड है वो तो ना तो परफेक्टली सिंगल है ना ही डबल है। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहने वाला है। कैसा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज रहेंगे पूरी रिंग में, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहेगा, इस CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहने वाला है, ठीक। ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके पास रहेगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो CCl बॉन्ड है ना, जो CCl बॉन्ड है यदि आप इसको ब्रेक करना चाहोगे तो जो सिंगल बॉन्ड के लिए एनर्जी लगती है, जो सिंगल CCl बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, इस केस में जब वो क्लोरोबेंजीन के फॉर्म में होगा तो उससे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी वो सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, अभी वो पार्शियली डबल बॉन्ड हो गया है, राइट। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी जो इस केस में लगेगी, है ना, जो CCl बॉन्ड के लिए जो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी होती है उससे ज्यादा यहाँ पे लगेगी बॉन्ड एनर्जी। क्यों, रीजन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस की वजह से जो CCl का जो सिंगल बॉन्ड था वो कैसा हो गया, पार्शियल डबल हो गया ना, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इस वजह से इस केस में जो बॉन्ड एनर्जी रहेगी वो ज्यादा लगेगी। तो ये हम कब बात करेंगे, जब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द रिएक्शन। तो वहां पे आपकी आती है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम। तो अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड एनर्जी,
हम ये आइडिया लगाते हैं कि जब वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। यदि वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, रिएक्शन स्लो होगी, राइट। तो वहां पे हम इस एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं उस मॉलिक्यूल में कि जो लिविंग ग्रुप का और कार्बन का जो बॉन्ड है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग। यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, राइट। इस तरीके से हम वहां पे ये बात करते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी वाला पोर्शन होता है वो आपको हेल्प करेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी पता करने के लिए। जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा, राइट। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो उसका जो पहले सिंगल बॉन्ड था उसके में रेजोनेंस की वजह से आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो लगेगी वो नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा हो जाएगी, राइट। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से ये हो जाता है, राइट। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं अगले वाले फैक्टर्स की तरफ। जो अपने पास अगली एप्लीकेशन है वो है बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम भी ध्यान रखना है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी, है ना, समझना। हमने आपको बताया था बेस के लिए सपोज कि अपने पास BOH है। उस आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बेस के लिए जो कांस्टेंट डिफाइन किया था वो था KV, है ना। तो बना था B+ और OH माइनस, इस तरीके से। तो वहां पे हमने देखा KV डिफाइन किया था। फिर आपको ध्यान होगा pH के केस में हमने आपको PKV भी बताया था। PKV क्या होता था? -log ऑफ KV। ये भी हमने वहां पे डिफाइन किया हुआ है ना। अब आप यहाँ पे देखो, हमने ये आपको क्यों बताया, इससे हमें क्या रिलेट करना है वो समझना है आपको। तो बेस के केस में बेस क्या होता है? जो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो आपका होता है बेस। ये हमें पता है। जो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो यदि अपने पास कोई कंपाउंड है तो जो उनमें से जो कंपाउंड आसानी से OH- देगा, ज्यादा OH- देगा, वो अच्छा बेस होगा। और जो कम देगा वो कम वीकली बेसिक होगा, राइट। तो कहने का मतलब यदि हम बात करें कि किसी भी बेस के लिए यदि KV की वैल्यू ज्यादा है, अब KV ज्यादा होगा तो -log KV क्या हो जाएगा? कम। दैट मीन्स हम कहेंगे कि PKV क्या हो जाएगा? कम। यदि ऐसा आपको देखने को मिलता है कि किसी कंपाउंड के लिए KV की वैल्यू ज्यादा है, PKV की वैल्यू कम है, तो उस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी? ज्यादा। तो एक तो हो गया आपका ये बेसिक वाला क्राइटेरिया, राइट। जो हमें नॉर्मली इनऑर्गेनिक से मिल जाता है। जब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम देखा था तो वहां पे KV डिफाइन किया। KV की वैल्यू ज्यादा होगी, PKV की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही अच्छा वो बेस होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है वो अपना होता है कि हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को यूज करके कैसे पता करेंगे कि वो अच्छा बेस है या नहीं है, राइट। तो आप देखो, जब हम बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो। अब हम ब्रॉन्स्टेड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, राइट। तो बेस क्या करेगा? H+ ले लेगा, राइट। जैसे हम बात करें NH3, ये बेस है। यदि हम इसमें H+ ऐड कर दें तो ये H+ को ले लेगा और क्या बनाएगा? NH4+। तो हमने ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में देखा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा था, कि बेस क्या होते हैं? जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं, और एसिड क्या होते हैं? जो H+ को डोनेट करते हैं, राइट। तो ये अपना यहाँ पे क्या है? बेस। और H+ लेने के बाद जो बनता था उसको हमने क्या नाम दिया था? कॉन्जुगेट एसिड, राइट। तो अब जब ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल के केस में हमें पता करना है कि वो अच्छा बेस है कि नहीं, तो वहां पे हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड, बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? बेस होगा। NH3 उतना ही अच्छी बेसिक हो जाएगी, राइट। तो हमें यहाँ पे देखनी है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। तो आप एक और यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है वो पॉइंट आपका रहा क्या? ये कि जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो वहां पे आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके बनेंगे, है ना। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। अब कॉन्जुगेट एसिड आप देखो कैसे स्टेबल होगा, तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज करना है। देखो, कॉन्जुगेट एसिड पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज।
राइट। अब प्लस चार्ज है तो इसको स्टेबल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं? आपको याद होगा, प्लस आर वाले ग्रुप या प्लस आई वाले ग्रुप। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लस आर प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं तो उसकी बेसिसिटी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। राइट। यदि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं तो उसकी बेसिसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। राइट। तो ये दूसरा फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा, और उतना ही अच्छा उसका जो बेस होगा वो बेसिक होगा। राइट। जैसे आपको एक एग्जांपल यदि हम यहाँ पे दें, सपोज आप यहाँ पे देखो कि सपोज हमने आपको एक एग्जांपल दिया ऐसे। अपने पास सपोज एक है एनिलीन, और दूसरा हमने आपको दे दिया इस तरीके से। यहाँ पे बस हमने आपको एक CH3 लगा दिया। ठीक। सॉरी। तो यहाँ पे आप जब देखोगे, इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे, देखो लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब अच्छा बेस कौन सा होगा इन दोनों में से? तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एनिलीन में तो कोई सा भी नहीं है इसके पास, लेकिन एक SCH3 है, और CH3 कैसा होता है? प्लस आई। राइट। तो एक प्लस आई ग्रुप लगा है तो इसलिए ये अच्छा बेसिक हो जाएगा। तो जब भी आपको कंपेयर करना पड़े, हम मॉलिक्यूल में क्या देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। राइट। जिसमें ज्यादा पावरफुल वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो अच्छा बेस हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखोगे कि किस में ज्यादा लगे हैं, जैसे मान लो सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सभी मॉलिक्यूल में लगा है, तो फिर आपको देखना है कि किस में वो ज्यादा है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाता है। राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो जितने ज्यादा प्लस आई प्लस आर ग्रुप लगे होंगे अपने मॉलिक्यूल में वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। क्वेश्चंस जैसे एक एग्जांपल आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लाने वाले हैं। राइट। तो दो कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखने हैं। राइट। सिमिलरली यदि हम आगे चलें और बात करें यहाँ पे किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पे हमें क्या करना है? सेम जो हमने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया, पहले हम उसी को अप्लाई करते हैं। कि यदि अपने पास होता कोई एसिड Ha, तो हमने आपको बताया था एसिड क्या करता है? H+ दे देता है, और H+ देने के बाद क्या बचेगा? A-। तो H+ देने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिड। ठीक। तो ये अपना क्या हो जाएगा? एसिड। ठीक। और ये जो बनेगा H+ देने के बाद जो बनता है वो क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। और जिसके लिए हमने क्या दिया था? आयोनाइजेशन कांस्टेंट था Ka। राइट। जैसे बेस के लिए K भी डिफाइन किया था, इसी तरह से एसिड के लिए था अपना Ka। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यदि किसी एसिड के लिए Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, Ka कब आएगा ज्यादा? जब H+ ज्यादा बनेगा, है ना। तो H+ ज्यादा होगा तो वो अच्छा एसिड होगा। तो Ka की वैल्यू ज्यादा, और हम बोल सकते हैं कि pKa की वैल्यू कम। राइट। Ka की वैल्यू ज्यादा, pKa की वैल्यू कम, तो हम कहेंगे कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। सॉरी। राइट। उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। राइट। तो पहले नंबर तो हम Ka, pKa की वैल्यू यदि गिवन है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में वो आपको इसका डाटा दे देंगे, है ना। तो यदि डाटा गिवन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर कर सकते हैं कि जिसमें Ka की वैल्यू ज्यादा हो, pKa की वैल्यू कम, वो अच्छा एसिडिक होगा। याद रखना pK इक्वल क्या होता है? -log K। तो Ka यदि ज्यादा है तो pKa कम आएगा। राइट। यहाँ तक परफेक्टली फाइन। अब बात आती है यहाँ पे कि दूसरे तरीके से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम कंपेयर करेंगे वो कैसे। तो आपको फिर से वही चीज यहाँ पे नोट करनी है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट। अब इसका मतलब क्या है? देखो जितना स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा उतने आसानी से बन जाएगा। मतलब जो अपने पास एसिड है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। राइट। तो वो अच्छा एसिडिक होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किस पर डिपेंड करेगी? तो ये डिपेंड करेगी आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स पर।
क्योंकि देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस को स्टेबल कौन करेगा? जो उसके इलेक्ट्रॉन को कम कर दे। इलेक्ट्रॉन कौन ले सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसमें आएंगे आपके माइनस आई या माइनस आर वाले ग्रुप। तो जितने ज्यादा माइनस आई माइनस आर ग्रुप लगे होंगे वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, है ना। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल हम दें एक, तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाँ। कुछ एग्जांपल आपको हम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे हमने आपके लिए दे दिया फिनॉल, ठीक। दूसरा हमने आपको दे दिया यहाँ पे सपोज NO2 लगा दिया, ठीक है। अब आपको ये पहचान आनी चाहिए कि NO2 कैसा होता है, माइनस आई की प्लस आई, या माइनस आर या प्लस आर। तो वो आप कैसे करोगे वो हमने आपको ऑलरेडी एक सेशन में बता दिया है, आप जाके उसको देख सकते हो, राइट। सो नो प्रॉब्लम, हाँ। यदि आपको अभी तक नहीं आता है आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें हमने आपको इंडक्टिव रेजोनेंस और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बताया है। वहां पे आप एक बार चेक करो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, अभी कैसे कंपेयर करेंगे। देखो NO2 यहाँ पे है। NO2 कैसा होता है? NO2 होता है आपका माइनस आर। दैट मीन्स ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस आर ग्रुप लगा है तो डेफिनेटली जिसमें माइनस आर ज्यादा होंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो अच्छा एसिडिक होगा, राइट। तो यदि हम कंपेयर करें इन तीनों में कि कौन सा वाला अच्छा एसिडिक होगा, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि देखो, इथेनॉल तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इसके बाद एक NO2 वाला, और जिसमें दो NO2 है वो तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा आपका? एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे वो आपका उतना ही अच्छा एसिडिक इन नेचर होता है, राइट। एक चीज याद रखना आप, कि जैसे मान लो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, कभी NO2 फिर Cl लगा दिया, या फिर आपके लिए कुछ और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए यदि उन्होंने, तब आप कैसे कंपेयर करोगे? तो उस केस में आपको उनकी जो पावर का हमने एक ऑर्डर दिया था, है ना, रेजोनेंस में प्लस आर का माइनस आर का हमने एक ऑर्डर दिया है आपको, इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई का लिखा है। तो उस ऑर्डर से हम देखेंगे कि किसका माइनस आर ज्यादा होता है, वो ज्यादा एसिडिक, और जिसका माइनस आर कम होगा वो कम एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो वो टेबल जो हमने आपको दी है, वो ऑर्डर आपको दिया था, है ना, लास्ट क्लास में, वो आपको नोट डाउन करके रखना है और थोड़ा सा देख के जाना है एग्जाम के टाइम, ताकि यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए, राइट। तो सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो गई, तो सिंपल से पॉइंट है कुछ जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। इनके बिना आपका काम नहीं बनने वाला, है ना। तो के की वैल्यू ज्यादा पी कम मतलब अच्छा एसिडिक, है ना। और दूसरी चीज आप कंपेयर कैसे करोगे? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देख के, राइट। पीएच आपको पता ही है कि एसिड के केस में लेस देन 7 होगा और बेस के केस में मोर देन 7 आपका होता है। सिंपल था यहाँ तक। आगे चलें तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सिंपल सी अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि अपना है डाइपोल मोमेंट, राइट। अब डाइपोल मोमेंट में हमें क्या बात करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना, उससे कैसे डाइपोल मोमेंट अफेक्ट होता है वो थोड़ा सा हमें देख लेना है। तो डाइपोल मोमेंट आपको हमने कुछ पॉइंट ऑलरेडी बताए थे कि इसको हम म्यू से शो करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला होता है Q×L, या Q×D आप बोल सकते हो। L क्या है? उनका दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, Q आपका टोटल चार्ज होता है, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैथमेटिकली ऐसे होता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। बट केमिस्ट्री में हमें कैसे कंपेयर करना है तो वो आपको समझना है। यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखो, अगेन हमने आपको किलोगो बेंजीन दे रखा है। एक बार हमने दे दिया आपके लिए पैरा किलोगो डाई किलोगो बेंजीन, दूसरी बार दे दिया मेटा डाई किलोगो बेंजीन। आपको ऑर्थोमेटा पैरा पता होना चाहिए, नहीं पता है आप आईयूपीएसी नेमिंग वाली एक वीडियो देख के आओ। हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं, बेसिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 200 क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अपनी रिएक्शंस वाले पार्ट पर, हाँ। तो आपको केयरफुली इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब आप देखो यहाँ पे हम जब डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो आपको यहाँ से पता है कि जो Cl होता है वो कैसा ग्रुप है आपका? माइनस आई, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। प्लस आर और माइनस आई होता है, राइट। वैसे एक चीज आपको याद रखनी है कि अभी हमने आपको क्या बताया था, कि जो रेजोनेंस होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, है ना। जो आपने देखे थे परमानेंट इफेक्ट, उसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव।
लेकिन आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि इन केस ऑफ हैलोजन, ठीक, जब हैलोजेंस होते हैं ना, तो उस केस में इंडक्टिव मोर डोमिनेंट होता है रेजोनेंस से भी। ठीक, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा कंपेयर टू रेजोनेंस। कब? जब अपने पास होंगे हैलोजेंस। तो आप याद रखना कि हैलोजेंस लगा है ना इसमें, तो माइनस आई डोमिनेट होगा। ठीक है। जब हम रिएक्टिविटी चेक करते हैं कि रिएक्शंस में कितना रिएक्टिव होगा, तो वहां पे फिर रेजोनेंस हम ले लेते हैं। राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो Cl यदि माइनस आई है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऊपर तरफ खींचेगा, और जो नीचे वाला Cl है वो अपने साइड खींचेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे ये दोनों Cl एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। राइट। इसमें देखोगे तो ये अपने साइड खींचेगा, ये इसमें अपने साइड खींचेगा। सिमिलरली ये भी अपने साइड खींचेगा और ये भी अपने साइड खींचेगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे जब देखोगे कंपेयर करो, तो पहले वाले का तो 0 हो गया, बाकी की दो में हम कंपेयर करेंगे ना जब, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे दोनों Cl पास पास लगे हुए हैं। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा। राइट। माइनस प्लस जो चार्ज डेवलप होगा वो ज्यादा हो जाएगा लास्ट वाले केस में, क्योंकि Cl पास पास लगे हैं कंपेयर टू सेकंड। राइट। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाता है। तो कहने का मतलब जो प्लस आई माइनस आई या प्लस आर माइनस आर ग्रुप लगे होंगे, उससे उसकी डाइपोल मोमेंट वाली प्रॉपर्टी पर भी इफेक्ट पड़ता है। राइट। तो ये डाइपोल मोमेंट की बात हो गई। जो मैन यहाँ पे है वो है आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम लास्ट पॉइंट में बात करते हैं ब्रेथ रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, आ चुके हैं और कई बार, है ना। जो आपका एग्जाम हुआ है ना जेई का और नीट का, इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि जो SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शंस होती है, तो वो आपको 4 मॉलिक्यूल दे देंगे और पूछेंगे कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं है। तो वो इसके हेल्प से हम आसानी से पता कर लेते हैं। कैसे, देखो समझना। तो ये कहते हैं, ब्रेथ्यूल क्या कहता है कि द कार्बोकैटायन और एल्कीन फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल एट द ब्रिज हेड पोजीशन ऑफ द बाइसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पहले तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, साइक्लिक तो आपको पता ही है। तो दो साइक्लिक कंपाउंड को ज्वाइन कर दो तो बाईसाइक्लिक, कुछ इस तरीके से। एक अपने पास ये हो गया, ये हो गया एक। ठीक। अब इस कंपाउंड में यदि हम बात करें, है ना, कि कार्बोकैटायन, इस पोजीशन को देखो, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड, जहां से दोनों रिंग ज्वाइन की हुई है ना, उस ज्वाइंट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड। ठीक, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। तो ये रूल आपसे कहता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे एल्किन नहीं बनेगा, ना ही कार्बोकैटायन बनेगा। राइट। क्यों नहीं बनता है, देखो, क्योंकि जो कार्बोकैटायन होता है, वो हमने आपको बताया था कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। तो उसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। राइट। राइट, वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। सिमिलरली एल्कीन जो होता है, एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में आप देखोगे तो कार्बन कैसा होता है, sp2। तो वो भी प्लेनर होगा। अब ब्रिज हेड पोजीशन पे यदि आप बनाओगे एल्कीन या कार्बोकैटायन, यदि हम इस पोजीशन पे क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, या फिर हम बनाए इस पोजीशन पे क्या, प्लस चार्ज, तो क्या होगा, ये प्लेनरिटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। राइट। प्लेनरिटी नहीं बनेगी, जब ये जब प्लेनर नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा, वो अनस्टेबल रहेगा, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए क्या होता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे ना तो डबल बॉन्ड बनता है, ना ही आपका कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रिएक्शंस में वो यहाँ पे हैलोजेंस लगा देंगे, जैसे इस तरीके से। वो आपको एग्जाम में कुछ ऐसे कंपाउंड दे देंगे। देखो, जैसे हमने यहाँ पे लगा, सपोज लगा दिया Br। अब आपसे कहा कि इसमें रिएक्शन आपको करनी है किसी भी साथ, OH माइनस के साथ आपको प्रोडक्ट बनाना है। राइट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। Br आपका लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा और प्लस चार्ज बना दे, तो प्लस चार्ज इस पोजीशन पे बनेगा नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और रिएक्शन करा दो। तो इस वजह से क्या होता है, तो अब एल्किन बनेगा, क्योंकि एलिमिनेशन कराओगे तो एल्किन बनता है।
तो ब्रिज हेड पोजीशन पर ना तो आपका डबल बॉन्ड बन सकता है, ना ही आपका प्लस चार्ज। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो इस केसेस में रिएक्शंस आपकी नहीं होगी नॉर्मली, राइट। तो ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन और एल्कीन फॉर्म नहीं होते हैं किस पोजीशन पर, ब्रिज हेड पोजीशन पर। ठीक है। जैसे आपको कुछ वो इस तरीके के भी कंपाउंड दे सकते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपल सी चीजें हैं। ऐसे तो ऐसे यदि हमने एक कंपाउंड आपको दे दिया ए, तो यहाँ पे ये जो पोजीशंस हैं, है ना, एक ए पोजीशन, ये कैसे हो जाएंगी आपकी ब्रिज हेड पोजीशन। ठीक। तो इस टाइप के कंपाउंड में ब्रिज हेड पोजीशन पे हमें एक चीज ध्यान रखनी, और कहीं भी बन सकता है। देखो यदि आप कहो कि सर क्या इस पोजीशन पे नहीं बन सकता, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज बन सकता है, बाकी सब पे बन सकता है। केवल ब्रिज हेड पोजीशन पे प्लस और डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वो उस पोजीशन पे वो मॉलिक्यूल पोलैरिटी जनरेट नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट ओनली हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो सिंपल है आपके, राइट। तो जो बाकी की आपकी एप्लीकेशंस बची थी वो हमने इस सेशन में कवर कर ली। लास्ट सेशन में कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया था, जो आज हमने देख लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, और रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी और ब्रेथ रूल। ये चार चीजें यदि आपको आती हैं, आपसे रिएक्शंस के आंसर आसानी से हो जाएंगे। हम धीरे धीरे मूव करेंगे रिएक्शन के साइड। तो आपको ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो ऑल क्लियर। सो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। हम मानते हैं कि अभी लास्ट वीक में वीडियो नहीं आई। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे कहीं और। लेकिन अभी आपके ये वीडियो रेगुलरली आएंगे। तो आपको उस सेशन पे एक्टिव रहना है, बने रहना है, रेगुलरली वीडियो को वॉच करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम हमको कराने वाले हैं ही हम आपको। जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ये गारंटी है कि आपको सेम क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, उसके अलावा हम आपके लिए क्वेश्चंस नहीं लाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस रहेंगे आपके। ठीक। तो जेई नीट और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, तो उसमें आपको सेम क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको आसानी होगी करने में। बस आपको क्या करना है, प्रॉपरली नोट्स बनाते चलने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बता देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और लाइक कर देना है यदि आपको पसंद आई वीडियो तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।